हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। देखिए, जब भी हम कोई डाटा एनालिसिस करते हैं तो हमें उस डाटा को एनालाइज करने के लिए कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना होता है। और स्टैटिस्टिकल टूल का जो सिलेक्शन होता है वो कम्प्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो आइए समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 1733 में डॉक्टर मूवर ने डिस्कवर किया था। और बाद में दो और मैथमेटिशियन आए, गोज और पास्कल, जिन्होंने इसको फिर से रीडिस्कवर किया 1809 और 1812 में। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल कर्व ऑफ एरर, गॉसियन कर्व के नाम से भी बुलाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वन बाय वन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है कि ये बेल शेप्ड और एसिम्प्टोटिक अपीयरेंस शो करता है। जैसा कि आप नीचे ग्राफ में देख रहे होंगे, ये बेल शेप क्यों है? क्योंकि इसकी जो बिल्कुल इमेज है वो बिल्कुल बेल के जैसी है। और हम इसको एसिम्प्टोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी टेल्स हैं और जो बेस लाइन है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती। तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जब आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करो तो ध्यान रखिए कि टेल और बेस लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को टच ना करें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे, पहले ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये नीचे की तरफ टर्न कर रहा है। तो बेल शेप कर्व में जो पीक होती है वो हमेशा एक ही होती है, मतलब मल्टीपल टर्न नहीं हो सकते, सिंगल पीक ही आपको बेल शेप कर्व में हमेशा मिलेगी। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल से हमारा मतलब ये है कि हम बेल शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो डिवीजन का बेस होता है वो हमेशा एवरेज होता है या अर्थमेटिक मीन होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने डाटा का क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, और एवरेज के बेसिस के ऊपर आप अपने बेल शेप को कुछ इस तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। और जैसे ही आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके पास दो साइड्स निकल कर आएंगी। एक होगी लेफ्ट हैंड साइड जो नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगी, और हमारे पास दूसरी साइड होगी राइट हैंड साइड जो पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगी। नेगेटिव से हमारा मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो वो लेफ्ट साइड में जाएगी, अगर प्लस की है तो वो राइट साइड में चली जाएगी। और मिडल पॉइंट हमारा मीन होगा। इस पॉइंट के ऊपर मीन, मीडियन और मोड हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अगली प्रॉपर्टी हमें कहता है जो टोटल एरिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो वन के बराबर होता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों का जो एरिया होता है वो 0.5 और 0.5 के बराबर होता है, और जो टोटल एरिया है वो हमेशा वन के बराबर होता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बेल शेप कर्व के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो बेल शेप कर्व का कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, वो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अगर मेरे मीन की वैल्यू बदल जाए तो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो मीन क्या करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन को बदल देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मीन की वैल्यू कम हो गई है तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन है वो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मीन की वैल्यू बढ़ गई है तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम दूसरे वेरिएबल की बात करें, वो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेगा? हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्प्रेड को डिसाइड करता है। जैसे कि आप रेड कलर का कर्व देख रहे हैं, मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, जहाँ पर मेरा मीन क्या है? जीरो है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा वन है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बदल जाए तो क्या होगा, तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि वो कम हो गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? स्प्रेड कम हो गया और हमारे कर्व की हाइट क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मीन सेम है, मतलब कर्व की पोजीशन नहीं बदली है, लेकिन उसकी हाइट में क्या हो गया? बदलाव हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मीन नहीं बदला। दूसरा केस हम ले लेते हैं कि मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या हुआ? देखिए स्प्रेड बढ़ गया और हमारे कर्व की हाइट क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर भी कर्व ने पोजीशन इसलिए नहीं बदली क्योंकि मीन सेम है, सिर्फ बदलाव हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन में। बट वट अबाउट दिस कर्व जो ग्रीन कलर का है? यहाँ पे देखिए पोजीशन भी बदल गई और हाइट में बदलाव हो गया। पोजीशन देखिए लेफ्ट की तरफ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मीन है वो कम हुआ है, और हाइट भी बढ़ गई है, इसका मतलब क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो गया हमारे पास? कम हो गया। तो मतलब दोनों की वैल्यू कम होने से इसकी पोजीशन और स्प्रेड दोनों में क्या हो गया? बदलाव हो गया। जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आपको दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, वो है सैम्पल और पॉपुलेशन। जैसा कि हमने पिछली दो स्लाइड्स में देखा कि जो बेल शेप कर्व है उसका कंस्ट्रक्शन हमेशा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप मीन निकाल रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं सैंपल का, तो आप उसको एक्स बार और एस से रिप्रेजेंट करोगे और आप उसको स्टैटिस्टिक्स के नाम से बुलाओगे। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो आप उसको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करोगे और उनको बुलाओगे म्यू और सिग्मा, और उनका नाम होगा पैरामीटर्स। तो सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क होता है, हम उसको कुछ ग्राफिक्स की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ 20 बच्चे हैं और मैं इनका बॉडी वेट जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हर बच्चे का बॉडी वेट निकालूंगा और उसके बेसिस पे क्या ले लूँगा? उसका एवरेज निकाल लूँगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉडी वेट ले लूँगा।
तो क्योंकि मैंने सारे के सारे बच्चों का बॉडी वेट चेक किया तो मेरा ये क्या हो गया, पॉपुलेशन और जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है हम उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स। लेकिन रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास डाटा का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, पैसे की कमी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन पे काम ना करके सैंपल पे काम करते हैं। सैंपल से मेरा मतलब ये है कि पॉपुलेशन में से रैंडमली हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके ऊपर हम अपना डाटा एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए इन 20 में से मैंने रैंडमली 5 बच्चों को उठा लिया, ये देखिए, तो इन 5 बच्चों का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने सैंपल पे काम किया है और मैं उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैटिस्टिक्स के नाम से बुलाऊंगा। अब प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है, अगर आप पॉपुलेशन पे काम करो तो पॉपुलेशन की जनरल टेंडेंसी यही होती है कि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पाया जाता है। लेकिन लेकिन आप सैंपल पे काम करो तो कहीं ना कहीं हम कई बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दूर चले जाते हैं। तो हमें खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि सैंपल का सिलेक्शन इस तरीके से किया जाए कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है वो हमेशा इंटैक्ट ही रहे। अब प्रॉब्लम आती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसकी कंडीशन क्या है। आइए इसको एक ग्राफ से समझते हैं कि अगर मैं बच्चों का बॉडी वेट चेक कर रहा हूँ और मैंने एज्यूम किया कि बच्चों का जो एवरेज बॉडी वेट है 25 है, अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मैक्सिमम बच्चों का जो बॉडी वेट है वो 25 के आसपास ही पाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 20 में से 16 बच्चों का बॉडी वेट 25 के आसपास है। कुछ बच्चों का बॉडी वेट काफ़ी कम हो सकता है, जैसे कि अंडर वेट हो सकते हैं, कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है, ओवर वेट भी हो सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो डाटा है वो मीन के आसपास ही अगर पाया जाए तो हम कहेंगे कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 68, 95 और 99.7 का रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए समझते हैं इस रूल को। देखिए, हम अपना जो डाटा सेट होता है हम उसको बेल शेप करके अंदर एडजस्ट करते हैं और हम उसके बेसिस पे उसकी रेंज निकालते हैं। जैसे कि मेरा कंप्लीट डाटा सेट है और मैं जानना चाहता हूँ उसकी 68% की रेंज क्या है, तो -1 से +1 में लाई करेगी। अगर मैं 95% की रेंज जानना चाहता हूँ तो -2 से +2 में लाई करेगी और 99.7 की जो वैल्यू है वो -3 से +3 में लाई करेगी। जैसा कि इस ग्राफ में देख रहे हैं जो मिडल पॉइंट है हमारे पास वो मीन है, जहाँ पर वो 0 लिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। लेफ्ट साइड को देखिए माइनस की वैल्यू है, जैसा कि हमने पीछे बात की थी, जो लेफ्ट साइड है वो माइनस की वैल्यूज़ को कवर करता है और जो राइट साइड है वो प्लस की वैल्यूज़ को कवर करता है। अगर मैं 68%, 95% और 99% डाटा का रेंज निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ऊपर ग्रीन बॉक्स में देखिए आ चुका है हमारे पास। 68% के केस में जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि मीन में से आप वन स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस और माइनस कर दो। अगर 95% एरिया निकालना चाहते हो तो मीन में से 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस और प्लस कर दो। और अगर 99.7% एरिया निकालना चाहते हो तो 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में से प्लस और माइनस कर दो। अब इस रूल को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है या 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं 5,000 बच्चों की फैमिली इनकम के बारे में पता लगा लेता हूँ और उसके बेसिस पे एवरेज निकाल लेता हूँ और मेरे पास एवरेज निकल कर आ गई 20,000 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1,000। अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, आप इस ग्राफ में देखिए कि जो मेरा मिडल पॉइंट है वो 20,000 का है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो ये 19, 18, 17 एक हज़ार से कम हो रही है। ये एक हज़ार से इसलिए कम हो रही है क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1,000 का है और ये कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये माइनस की साइड है, मतलब ये मीन से कम की साइड है। अगर आप राइट हैंड साइड को देखोगे तो एक हज़ार से बढ़ रही है। ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और स्टैंडर्ड डेविएशन एक हज़ार के कारण यहाँ पर भी 1,000 का ही बदलाव हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था 68, 95 और 99.7 के रूल के बारे में, तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5,000 में से जो 68% बच्चे हैं, मतलब 3400 बच्चे, उनके जो फैमिली इनकम की रेंज क्या है, तो मैं फॉर्मूला क्या पुट करूँगा, मीन में से मैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस और माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई है। देखिए क्या आ गई, 19,000 से 21,000 के बीच में आ गई। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 95% बच्चों की फैमिली इनकम की रेंज क्या है, मतलब 4750 बच्चों की, तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला पुट किया, मैंने मीन में से दो स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस और माइनस किया, रेंज का ही 18,000 से 22,000 के बीच में। और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 99.7% मतलब 4985 स्टूडेंट्स, उनके फैमिली इनकम की रेंज क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मीन में से 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और क्या कर दूंगा माइनस, तो ये मेरे पास रेंज निकल कर आ गई 17,000 से 23,000 के बीच में। अगर आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं क्यों ना मीन में से मैं 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस और माइनस कर दूं, तो इसका जवाब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मीन में से 4 या 5 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस या माइनस करने की कोशिश करोगे तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इस प्रॉपर्टी को वायलेट कर जाओगे, जो हमें क्या कहती है,
टेल कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती। तो अगर आपने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा प्लस माइनस किया तो ये टेल्स जो हैं बेस लाइन को क्या कर देंगी, टच करना शुरू कर देंगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक की रेंज को ही निकाल सकते हो, या मैं कहूँ कि आप 99.7% एरिया को ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला के बारे में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, सैम्पल और पॉपुलेशन। हालांकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सिंबल्स अलग कर दिए हैं। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में करते क्या है, आप पहले जेड स्कोर को निकालते हो और जो जेड स्कोर की वैल्यू निकल कर आती है आप उसको टेबल की मदद से उसका एरिया निकाल लेते हो और फिर उस एरिया को बेल शेप कर्व के अंदर लोकेट करते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, x में से मीन की वैल्यू को लेस करके और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे हम डिनोमिनेटर में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे x क्या है, जिस भी चीज़ को आप लेके चलो, मतलब जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो वो आपका x है। मान लीजिए बच्चे के बॉडी वेट के बारे में जानना चाहते हो वो x है, फैमिली इनकम के बारे में जानना चाहते हो तो वो x हो गया हमारा, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो तो मीन के लिए आप म्यू यूज़ करोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप सिग्मा यूज़ करेंगे। तो आइए समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कि कैसे आप इसका एरिया मेजरमेंट कर सकते हो। हम कुछ इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको समझते हैं। मैंने पहली इलस्ट्रेशन यहाँ पर ली कि मैं z की 1.2 एरिया को निकालना चाहता हूँ। देखिए z 1.2 कैसे आया, मैंने ये फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दिया है यहाँ पर और उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये मान लिया कि आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला जो z है मेरा 1.2 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल की मदद से इसके एरिया को निकालते हैं। ये हमारे पास टेबल आ चुकी है। ये टेबल आपको इजीली किसी भी स्टैट्स की बुक में मिल जाएगी, अदरवाइज आप गूगल कीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको z की वैल्यू दे रखे हैं 0 से लेके 2.9 के बीच में। हमें क्या निकालनी है, 1.2 की वैल्यू। तो ये देखिए 1.2 की वैल्यू आ गई 0.3849। जैसा कि हमें 1.2 दिया गया, ये प्लस की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ध्यान रखना है कि बेल शेप के अंदर इसको हम राइट हैंड साइड में शो करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की तरफ आती हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 1.2 की वैल्यू थी वो क्या थी, 0.3849, और हम बेल शेप कर्व में इसको इस तरीके से यहाँ प्लॉट कर देंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब मैं निकालना चाहता हूँ एरिया -1.4 से 0 के बीच में। देखिए माइनस की वैल्यू है, मतलब ये बेल शेप कर्व में लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो पहले हम 1.4 की वैल्यू देख लेते हैं टेबल के अंदर। ये देखिए हमारे पास आ गई 0.4192। क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो ये बेल शेप में लेफ्ट की तरफ जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पुट किया और हमारा एरिया आ गया 0.4192। हालांकि जो टोटल एरिया है वो 0.5 है, लेकिन 0 से लेके -1.4 का एरिया कितना है, 0.4192। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ एरिया बिटवीन 0.8 टू 2.4। ध्यान रखिएगा दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब दोनों को ही राइट साइड में लोकेट करना है हमने। पहले हम 0.8 और 2.4 की वैल्यू को टेबल में निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गई 2.4 की वैल्यू 0.4918। हमारे पास आ गई 0.8 की वैल्यू 0.2881। आइए इसको बेल शेप कर्व के अंदर हम लोकेट करते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं 0 से 2.4 की वैल्यू। ये आ गई हमारे पास 0.4918। ध्यान रखिएगा जो पूरा राइट हैंड साइड है उसका पूरा साइज 0.5 का है, लेकिन 0 से लेके 2.4 तक का जो एरिया है वो है 0.4918। अब हम निकाल लेते हैं 0 से 0.8 तक का एरिया, ये आ गया 0.2881। अब हमें देखना क्या है, देखिए जो 0 से लेके 2.4 का एरिया है उसके अंदर ऑटोमेटिकली 0 से लेके 0.8 का एरिया भी कवर हो चुका है। हमें निकालना क्या है, 0.8 से 2.4 का एरिया। तो हम क्या करेंगे, जो 2.4 तक का एरिया है उसमें से 0.8 के एरिया को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ये देखिए 0.4918 में से हमने माइनस कर दिया 0.2881 को, तो 0.8 से 2.4 का जो एरिया है वो क्या है, 0.2037। अगली इलस्ट्रेशन में हमें क्या कहा गया है कि हमें एरिया निकालना है ग्रेटर देन -2.5। देखिए माइनस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर 2.5 की वैल्यू को लोकेट करेंगे, या कि 0.4938। हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एरिया ग्रेटर देन -2.5। पहले तो हम -2.5 की वैल्यू को बेल शेप कर्व में लोकेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई। देखिए यहाँ पर क्या है, जो टोटल एरिया 0.5 का था, लेकिन 0 से लेके जो 2.5 का एरिया है वो हमारे पास कितना है, 0.4938। और जो राइट हैंड साइड है उसका कंप्लीट साइज कितना है, 0.5 का। हमें क्या निकालना है, एरिया ग्रेटर देन -2.5, मतलब ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो -2.5 से 0 का एरिया है वो है 0.4938, और 0 के आगे का एरिया कितना है, कंप्लीट 0.5। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आ गया, 0.9938। तो -2.5 से जो एरिया ज़्यादा है वो कितना है, 0.9938। तो इस तरीके से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद मैं जो सेकंड पार्ट कवर करने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हो और कैसे आप किसी भी इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।